आप सब कैसे हैं? होप्स आप सभी बढ़िया ही होंगे। हमने जो है मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर स्टार्ट किया था, एक वीडियो ही हमने अभी उसका बनाया है। होप आप सभी ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो थोड़ा हम उसमें रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले जो वीडियो था उसमें हमने क्या क्या किया था। देखिए, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल और नॉन मेटल की है वो हमने डिस्कस की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जैसे अगर हम लस्टर की बात करें, मेटल जो होता है वो शाइनी अपीयरेंस दिखाता है, नॉन मेटल जो होता है वो शाइनी अपीयरेंस नहीं दिखाता। लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो हार्डनेस के केस में जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं और जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर सोडियम की, पोटाशियम की बात, लिथियम की जाए, मेटल के केस में वो सॉफ्ट होते हैं, वो एक्सेप्शनल है। इससे अलावा अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में जो मेटल होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो मरकरी एक्सेप्शनल है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो एक्सेप्शनल है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेलेबिलिटी का मतलब मैंने ये कहा था कि जब मेटल को हम शीट फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल जो है मेलेबिलिटी दिखाते हैं, नॉन मेटल नहीं दिखाते। इससे अलावा अगर हम बात करते हैं डक्टाइल नेचर की जिसमें हम कहते हैं कि वायर की फॉर्म में मेटल कन्वर्ट हो सकता है, तो मेटल जो है ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। इससे अलावा मैंने आपको कहा था कि कंडक्टर, गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस केस में मैंने कहा था कि मेटल जो होते हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, वो बेस्ट कंडक्टर है, मतलब वो गुड कंडक्टर होंगे, कोई भी मेटल है। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शनल कुछ रहती है ऑलवेज। अगर हम बात करते हैं जैसे कि लेड है या हमारे पास मरकरी है, वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के। और इससे अलावा अगर हम नॉन मेटल में बात करें तो जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन की फॉर्म होती है, वो गुड कंडक्टर है। मैंने क्या बोला कि जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो मैंने ये कहा आपको सिल्वर है, कॉपर है, तो वो जैसे है या वो बेस्ट कंडक्टर बोले। और इससे अलावा जो लेड है, मरकरी है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो इससे अलावा डेंसिटी की बात करें या एक दो प्रॉपर्टी मैंने और बोली थी आपको, सोनोरस नेचर है और या ऑक्साइड की हम बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो मेटल की हाई होती है, नॉन मेटल की कम होती है। सोनोरस का मतलब क्या बोला था कि जब भी आप मेटल को हीट करते हो, किसी चीज़ से बीट करते हो तो कुछ आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो मैंने कहा था इस वजह से हम बेल्स जो होती है वो मेटल से बनी होती है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल में ये नहीं ऑब्जर्व होती। इससे अलावा अगर हम ऑक्साइड की बात करते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक होती हैं और जो हमारे पास नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। ये तो बात हुई कि हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, जो केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल को क्या है हवा में, मतलब आप देखिए किसी भी चीज़ को अगर बर्न होना है तो उसको ऑक्सीजन की नीड होती है। मतलब जब भी आप मेटल को बर्न कर रहे हो तो क्या होता है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि आपने अगर इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में भी हमने पढ़ा था कि जैसे अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग लाइट से वो क्या है बर्न हो जाता है और वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैग्नीशियम भी क्या होता है, एक मेटल होता है। तो अगर आप सोचिएगा कि क्या सारे के सारे जो मेटल है वो बर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ सैंपल मेटल के ले सकते हैं और उनको क्या है 1 बाय 1 जो है बर्न कर देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन हमको मिलती है। देखिए, इससे अगर हम ऑब्जर्वेशन लें तो ज़्यादातर हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैक्सिमम जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको दे रखे, जैसे कॉपर है। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करता है, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से वो बर्न कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की ऑक्साइड बनाता है। आपके सामने रिएक्शन दी हुई है
कि जिसमें आपको कॉपर के साथ रिएक्शन करके दिखाया हुआ है। इससे अलावा अगर हम लेते हैं एल्युमिनियम की रिएक्शन, तो एल्युमिनियम का भी रिएक्शन आपको दिखा रखे कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पर वो क्या है, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड बना रहा है। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या समझा था? चैप्टर नंबर 2 में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या है, वो एक ऑक्साइड मतलब क्या है, कॉपर क्लोराइड में कुप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। सो मेटल ऑक्साइड बनती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर वाइज, लेकिन कुछ ऐसी ऑक्साइड हैं जैसे एल्युमिनियम की है या जिंक की ऑक्साइड होती हैं, वो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाती हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाती हैं। तो ऐसी ऑक्साइड को जो क्या है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करती हैं, हम उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जैसे एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड का आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप रिएक्शन वाइज देख सकते हैं कि इसमें एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रही है और यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राईक्लोराइड मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो बना रही है, AlCl3 जो है वो बना रही है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन है। आपको बैलेंस इक्वेशन ये दी हुई है। सेकंड जो है आपको बेस के साथ रिएक्शन करके बताई हुई है कि अगर हम एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड लेते हैं, एल्युमिनियम की ही ऑक्साइड ले रहे हैं और उसे हम एक बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो सोडियम एल्युमिनेट बनता है, जिसका फॉर्मूला आपको दे रखा है। जैसे आप देख लीजिए NaAlO2 सोडियम एल्युमिनेट इसका नेम रहता है। तो ये एक साल्ट है, तो साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों, यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम का एग्जांपल दिया, कि मैंने जिंक भी बोला साथ में आपको कि जो क्या है एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, हम उन्हें एम्फोटेरिक बोलते हैं ऑक्साइड। अब देखिए कि ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो वाटर में सोल्यूबल होकर एल्कलाई बना देती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप वापस से फिर देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है और पोटाशियम ऑक्साइड है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और वाटर में डिज़ोल्व होकर वो एल्कली बनाते हैं। आपके सामने रिएक्शन दिया हुआ है, आप रिएक्शन वाइज देखिए कि इसमें रिएक्शन वाइज आपको क्या दिया हुआ है, Na2O है, सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में है। जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने पर हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर AQ का मतलब क्या है, वो एक्वस फॉर्म में मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म हुई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, याद कीजिए। वो क्या था, मैंने बोला था कि वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं हम उन्हें एल्कली कहते हैं। तो ये NaOH यहाँ पर क्या है, ये एल्कली है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे ही हैं मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व होकर एल्कली बनाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल पोटाशियम ऑक्साइड का भी आप देख लीजिए कि ये भी वाटर के अंदर जब डिजोल्व हम इसको करते हैं तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सेम यहाँ पर AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब क्या है कि एक्वस फॉर्म है, वो सोल्यूशन की फॉर्म में है। तो इससे आप देखिए कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो सारे मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में एक ही सेम रेट से मतलब एक ही सेम स्पीड से जो है सेम ही तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल जो हैं मतलब उनकी जो रिएक्शन का रेट है वो अलग हो सकता है। आप कह सकते हो कि डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्शन टुवर्ड ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि हर एक जो अलग अलग मेटल हैं वो अलग तरीके से जो है ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इससे अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर रिएक्टिविटी सीरीज हम आगे भी पढ़ेंगे, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको इसका पूरा एक फार्मूला भी मतलब एक ट्रिक भी बताई थी कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। होप अगर आपने नहीं लर्न किया तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, आगे भी जब ये आएगा तो वापस से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में जो हम पोटाशियम और सोडियम की बात करें अगर हम लें तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो विग्रेसली का मतलब होता है कि एकदम से रिएक्ट करते हैं, स्पीडली रिएक्ट करते हैं। और जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होती है। अब आप देखिए कि जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है कि फायर कैच कर लेते हैं। और फायर कैच किसकी वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है और वो ईजिली क्या है
फायर को कैच कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर इसको सोडियम या पोटाशियम को जब भी आप लैब में हैंडल करते हो तो आपको क्या है विद केयर उसे हैंडल करना है। अगर आपने उसका कोई बिल्कुल बारीक सा जो है पीस भी अगर रख दिया, उसको ड्राई हम करते हैं, और उसके बाद अगर आपने ओपन या किसी सिंक में वाटर में फेंक दिया तो तब क्या होगा, बिल्कुल एक धमाके के साथ में वो पूरा जो है एक्सप्लोड हो जाएगा। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि आप उसको ओपन एयर में नहीं रख सकते, वाटर में एकदम से नहीं फेंक सकते। हम इसलिए उसको क्या करते हैं, हम कैरोसिन का जो होता है उसमें उसको इमर्स करके रखते हैं, क्योंकि इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आने पर अब हम ये क्या करता है, एकदम से रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए इसकी रिएक्टिव नेचर ज़्यादा होने की वजह से हम कैरोसिन में हम इसको इमर्स करके रखते हैं। इससे अलावा देखिए कि अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर ही अगर हम लें तो जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, या जिंक है, या लेड है, तो इनकी जो सरफेस होता है वो एक लेयर से, थिन लेयर ऑक्साइड से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसके ऊपर बन जाती है, जिससे क्या है उसका वर्क क्या है, मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए एक लेयर जो है वो उसके ऊपर कवर हो जाती है। अब देखिए, आपको मैंने अगर ध्यान में हो, मेरे पहले चैप्टर में जब मैंने कहा था कि हम मैग्नीशियम की जब एक्टिविटी करते हैं, मैंने बताया था कि मैग्नीशियम को बर्न करने जब हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो हम सैंड पेपर से उसको क्या है, रब करते हैं। तो रब इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है कवर हो जाती है, जो बर्निंग में जो है वो उसको प्रिवेंट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन होने के लिए, और बर्निंग में भी एक तरह से वो क्या है, रुकावट डालते हैं। तो इसलिए हम उसको पहले वो प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करते हैं, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो यहाँ सिर्फ इतनी बात आपको बोली गई है, यहाँ पर मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कराया कि हमने पहले क्या किया था। यहाँ आपको क्या बोला गया है, यहाँ आपको ये बता रखा है कि जब ये मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके सरफेस के ऊपर एक लेयर जो है वो उससे वो कवर हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं हो पाती। जैसे आयरन है वो ईजिली जो है डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, एकदम से जो है अगर आप उसको जलाना चाहते हैं तो वो बर्न नहीं करता। लेकिन जो आयरन की फीलिंग होती है, अगर आपने बर्नर लिया है मतलब उसका फ्लेम है, अगर उसके ऊपर आप आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करते हो, फेंकते हो, तो वो क्या करती है, तब वो थोड़ा सा बर्न जो है, मैं कहूँगी विग्रेसली वो जो है बर्न होती है, एकदम से जलना जो है स्टार्ट हो जाती है। और इससे अलावा अगर कॉपर की बात की जाए, जो कॉपर होता है वो भी क्या है, एकदम से बर्न नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि उसके बट क्या हो जाता है कि उसके ऊपर भी ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर जो है वो उससे कोटेड हो जाता है। बाकी जो सिल्वर है, गोल्ड है, वो तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं है। देखिए, ये बात मैंने की कि पोटाशियम और सोडियम विग्रेसली रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जो है, लेड जो है वो क्या, उसके ऊपर एक लेयर कवर हो जाएगी। आयरन एकदम से बर्न नहीं करता, कॉपर भी नहीं करता, उनके ऊपर क्या है, इसके आयरन के केस में कहा कि आयरन फिलिंग जो है वो विग्रेसली कर सकती हैं, लेकिन आयरन डायरेक्टली नहीं करेगा। और इससे अलावा जो मैंने कहा कि सिल्वर और जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता है। इससे अलावा एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसे हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने इतना कहा कि एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग जो वर्ड होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम बोलते हैं कि डेफिनेशन वाइज आपको क्या दे रखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। और देखिए, इसमें क्या बोला मैंने कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक थिक लेयर एल्युमिनियम की वो फॉर्म करते हैं, कवर करते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें फर्दर आपको क्या दे रखा है कि एल्युमिनियम जो है वो डेवलप करता है थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोर्ट टू द एयर। मतलब कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। तो जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो उसको फर्दर प्रिवेंट करती है, किस चीज़ के लिए, कि वो उस पर क्रोजर ना हो, क्योंकि वो क्या है, एक मेटल है। और हमने जो है ये भी पढ़ा था पीछे चैप्टर्स में, एसिड बेस में भी पढ़ा था, और कि आपने ऐसे जनरल भी आप जानते होंगे कि जब भी कोई मेटल होता है, क्रोजन वाला टॉपिक हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा है, आपने अगर ध्यान दिया हो कि मेटल एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर या वाटर वेपर के कांटेक्ट में आने पर वो क्या है, उस पर रस्ट लग जाती है। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है कि जैसे ही एल्युमिनियम क्या है कि एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग, जिसमें क्या एक लेयर फॉर्म की जाती है, और लेयर जो है उस मेटल को प्रोटेक्ट करती है, फर्दर क्रोजन उसके ऊपर ना हो, मतलब रस्टिंग वहाँ पर ना हो। और
देखिए एनोडाइजिंग जो प्रोसेस है जिसमें मैंने ये कहा कि जिसमें क्या होता है कि मेटल जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर हो जाती है। मैंने एल्युमिनियम की बात की कि एल्युमिनियम जो है डेवलप करता है थिन ऑक्साइड लेयर, तो जिसकी वजह से फर्दर जो है वो कोरोजन उसमें नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ एटलीस्ट आपको समझनी है। इससे अलावा देखिए हम सिर्फ इसी ही रिएक्शन के बेसिस पर, या जैसे मैंने ऑक्सीजन ही की बात करी कि मेटल के जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो तब क्या होता है, तो सिर्फ हम इसी रिएक्शन के बेसिस पर रिएक्टिविटी ऑर्डर को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि विच वन इज ए मोर। हमें सिर्फ इतना भी आपको कहा कि पोटाशियम और सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और बाकी अगर मैं कहूँ बाकी मेटल जैसे मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है। लेकिन हमें क्या है, बाकी रिएक्शंस को भी देखना है। जैसे सेकेंड जो है वो ये है कि अगर मेटल जो है वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द वाटर। तो देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम ये देखेंगे कि क्या वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ सैंपल हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, जो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। तो हम कोई भी मेटल के कुछ सैंपल लेंगे और उन सैंपल को बीकर में सेपरेटली हम लेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे। कोल्ड वाटर में देखेंगे कि क्या रिएक्शन होती है कि नहीं, क्या वो वाटर के कांटेक्ट में आने पर फायर तो नहीं कैच कर रहा, या क्या है सिर्फ उस पर फ्लोट तो नहीं कर रहा। या ये भी देखेंगे कि अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है तो तब क्या है, आप उसको क्या कर सकते हो, मेटल को क्या है सेपरेटली हॉट वाटर में ले सकते हो। तब वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्या रिएक्शन हुई है कि नहीं। आपको क्या है एक फिगर भी दिखा रखी है कि जिसमें आपको ये भी दिखा रखा है कि क्या क्या जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उससे फर्दर आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिल सकते हैं। मतलब आपको एक डायग्राम वाइज भी यहाँ पर शो कर रखा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है जो वाटर में डिसॉल्व होती है और जो फर्दर फॉर्म करती है मेटल हाइड्रोक्साइड। मतलब मैंने क्या बोला, मेटल रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या बनाया उसने, फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या बोला कि मेटल हाइड्रोक्साइड वो बना रहा है। अब हम फिर रिएक्टिविटी की अब हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है पोटाशियम और सोडियम। तो सोडियम और जो पोटाशियम होता है तो वो दोनों क्या होते हैं, ज़्यादातर जैसे मैंने सबसे पहले पीछे भी कहा, तो वो क्या करते हैं, जो यहाँ पर क्या है, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, मैंने पहले एयर की बात की थी तो एयर ओपन में नहीं रख सकते। मैंने कहा था कैरोसिन में हम उसको क्या है इमर्स करके रखते हैं, मतलब डुबो के रखते हैं। तो अगर हम वाटर के साथ करेंगे तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप सिंक में फेंक दोगे एक धमाका होगा, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको समझना है कि ये वॉलंटली रिएक्ट करते हैं, मतलब कि एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसलिए ये क्या है, और साथ में ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझना है आपने कि क्या होता है कि अगर आप रिएक्शन वाइज भी देखिए कि पोटाशियम जो है वाटर के साथ, आपने सपोज कीजिए वाटर के साथ रिएक्शन की, तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में गैस इवॉल्व होती है, वो होती है हाइड्रोजन। तो जो ये हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या है, क्या उसका काम क्या है, वो कैच करती है फायर को ईजिली। तो जैसे ही उसकी वजह से क्या होंगे, जो जैसे आपने उसको वाटर में डाला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो वो क्या करते हैं, उसके बबल्स ऊपर आए और वो क्या करेगा, कैच करेगा फायर को, और जिसकी वजह से जो हमारे पास पोटाशियम है, जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, वो क्या कर लेता है, ईजिली क्या करता है, कैच फायर कर लेता है। और जिसकी वजह से, मतलब आपको मैंने रिएक्शन वाइज बोला ये तो ऐसा बना और ऐसे हुआ, मतलब मेन इसमें क्या है कि जैसे ही वाटर में डालते हो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, जिसकी वजह से फायर जो है वहाँ पर जो एक्सप्लोजन है वहाँ पर आपको ऑब्जर्व होता है कि इजिली कैच करता है फायर को। और हाइड्रोजन जो है इमीडिएटली मैंने बोला कि कैच करेगा। और दूसरी मैंने ये बात कही कि वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको एक चीज़ समझनी है कि फ्लेम में आपको जो कलर है वो कैसा दिखता है, कि वो भी आपको एक्टिविटी में दिया हो कि कौन सा कलर मेटल कौन सा दिखाएगा। तो अगर आपको समझना है तो पोटाशियम जो होता है वो वॉयलेंट कलर दिखाता है, और जो हमारे पास सोडियम होता है वो गोल्डन येलो कलर है वो शो करता है, ठीक है।
और इससे अलावा ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, रिएक्ट करता है, वोलेंटली रिएक्ट करता है। तो आपको ये विद केयर करना है, टीचर की प्रेजेंस में करना है, कभी अपने आप से इसके पीस को लेकर वाटर में नहीं डालना है। और हीट, इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इससे अलावा अगर आप कैल्शियम ले लीजिए, तो कैल्शियम अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही अगर बात करें तो मैंने पहले जो है सोडियम का और पोटाशियम का बोला आपको, और उसके बाद अगर हमारे पास बात आती है कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है वो ज़्यादातर इतना मतलब वोलेंटली रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ। और मैंने पीछे ये बात कही कि ये जो सोडियम है और पोटाशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर में जो है रिएक्शन हो जाती है और प्रोडक्ट वाइज हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन, चाहे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है लेकिन ये लेस वोलेंट होती है, इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लोजन या कोई आग वगैरह आपको ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, दूसरी चीज़ आपको ये भी समझनी है कि यहाँ पर जो कैल्शियम है, मैंने पीछे कहा कि हमने एक्टिविटी में ये देखना था कि जब हमने सैंपल कलेक्ट किया कि क्या कोई मेटल है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की। और क्या है, वो लेस वोलेंटली रिएक्शन दिखा रहा है, किसके साथ दिखा रहा है, कोल्ड वाटर के साथ। और वाटर पे वो क्या करता है, फ्लोट करता है, मतलब कि डूबता नहीं है उसमें, वो फ्लोट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, कम है या ज़्यादा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कैल्शियम जो है इट स्टार्ट फ्लोटिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपको कभी कभी आ जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनी है उसके जो बबल्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं मेटल के साथ, और जिसकी वजह से वो फ्लोट करना वाटर पे स्टार्ट कर देता है। वापस बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन गैस जो बना उसके बबल जो है मेटल के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो है वो फ्लोट करता है, और ये कोल्ड वाटर के साथ होती है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर आप बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के अलावा अगर मैं नीचे जो दूसरे वाले हैं, सबसे नीचे वाले आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, तो लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, वो तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, वो तो सबसे लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करते नहीं। अभी बात आती है मरकरी, यहाँ पर हमारे पास जो है मैग्नीशियम है और हमारे पास एल्युमिनियम है और जिंक है। तो मैग्नीशियम की पहले बात कर लेती हूँ मैं। मैग्नीशियम जो है वो भी क्या होता है, रिएक्ट अगर करता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जो रिएक्ट करता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जो वाटर के साथ ऐसे निरली अगर आपने कोल्ड वाटर लिया तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती है तो हमने क्या करना है, हमने हॉट वाटर लेना है। तो हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और ये भी क्या करता है, यहाँ पर भी आप ऑब्जर्वेशन वाइज क्या देखोगे कि ये फ्लोट करता है। तो ये भी क्या है, फ्लोटिंग करता है। रीज़न इसकी सेम होगी कि जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी बनेगी तो वो क्या है, मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं उसके बबल, जिसकी वजह से जो मेटल है वो फ्लोट करता है वाटर पे। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि एल्युमिनियम है और आयरन है और जिंक है, जिंक भी है। तो इसमें क्या है, ये तीनों जो बीच में रह गए हैं ये क्या है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो ये किसके साथ में रिएक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है स्टीम। स्टीम आप सभी समझते हैं। तो ये रिएक्शन जो शो करते हैं वो स्टीम के साथ में शो करते हैं। तो आपको रिएक्शन वाइज दे रखा है कि एल्युमिनियम है, यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ पर कैसे गैस लिखा हुआ, मतलब स्टीम की फॉर्म में है। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। आयरन की रिएक्शन आपको दे रखी है कि वाटर के साथ में वापस जी दिया हुआ है, मतलब वो स्टीम की फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको क्या है, वापस से आयरन की ऑक्साइड दिखा रखी है कि वो फॉर्म हुई है, Fe3O4 है और सॉलिड फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऐसे ही जिंक की आपको रिएक्शन दे रखी है, वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन। आपको एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है वो कि वो कौन सा मेटल होता है कि जब वो हॉट होता है तब वो येलो होता है और जब वो कोल्ड होता है वो तब वो वाइट है। तो प्लीज़ याद रखिए कि जो जिंक ऐसा मेटल है जब भी वो गर्म होता है तब वो येलो हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है मतलब कि कोल्ड कंडीशन में होगा तब वो वाइट होता है, उसका कलर जो है वो आपको याद रखना है। इससे अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि लेड है,
कॉपर यहाँ हमारे पास है, और इससे अलावा जो हमारे पास मरकरी है या जो है सिल्वर है, ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये सारा जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज भी अगर आपको लर्न है तो आपको वैसे भी आप लर्न कर सकते हो कि सोडियम पोटाशियम रिएक्टिव थे। उसके बाद मैंने बात करी कैल्शियम की, वो लेस वोलेंटली था। मैग्नीशियम की मैंने बात करी कि वो वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। और इससे अलावा हमारे पास आयरन था, जिंक था या एल्युमिनियम था, वो जो है किसके साथ, स्टीम के साथ, और बाकी वाले रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब बात हुई कि अगर वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो तब क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है कि एसिड के साथ, ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल की तब क्या होता है। देखिए मेटल जो होती हैं, जो मिनरल एसिड है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है, तो इनके साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्मेशन करता है ज़्यादातर। तो अब भी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, जैसे कि हमें क्या करना है, कुछ मेटल सैंपल लेने हैं, सिर्फ हमने सोडियम को और पोटाशियम को छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इसलिए हम उनको लेने का रिस्क नहीं करेंगे। तो इस सेकंड क्या टर्म है कि हमें उसे क्या करना है, सैंड पेपर से, अगर वो टार्निश है तो हमें क्या करना है, सैंड पेपर से, मतलब क्या है कि अगर कोई लेयर है उसके ऊपर तो हमने उसे क्या करना है, सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। और उससे अलावा मैंने पहले ही बोल दिया सोडियम पोटाशियम हमने नहीं लेना। फिर हम उसे क्या करेंगे, सेपरेटली टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें क्या चीज़ डालेंगे, डिल्यूट HCl जो ऑलरेडी जिसमें है, तो हम उसमें ये मेटल का जो सैंपल है हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें थर्मोमीटर डालेंगे, थर्मोमीटर को सस्पेंड करेंगे जिससे कि जो उसका बल्ब है वो एसिड में जो है वो डिप हो जाए पूरा। वो किस लिए कर रहे हैं, टेम्परेचर के हमने नोट डाउन करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने समय में जो है बबल फॉर्मेशन फॉर्म हुए, मतलब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा वाला जो मेटल है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। कि अब इसके अलावा हम ये चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम थर्मोमीटर डाल रहे हैं, तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे कि किस मेटल जो है कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, या क्या है कौन से वाला हाईएस्ट टेम्परेचर शो कर रहा है, कब बबल फॉर्मेशन कितनी जल्दी हुए और कौन सा किस टेम्परेचर पर वो बबल फॉर्मेशन ऑब्जर्व हुए। अब आप यहाँ पर रिएक्शन वाइज अगर देखते हैं तो आप चेक कर लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बनाएगा, जिंक जो है जिंक क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, आयरन जो है आयरन क्लोराइड बनाएगा, FeCl3 बनाएगा। सब में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है, हम कहते हैं कि मेटल जब भी इनके साथ HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड लेते हो तो तब हाइड्रोजन जो है वो इवोल्व नहीं होती है। ऐसा है कि क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है और टू प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड में है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि अपने आप क्या करेगा, H2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है और अपने आप किस में रिड्यूस हो रहा है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। वो क्या है, हमारे पास NO2 भी हो सकती है, मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकती है, या नाइट्रिक एसिड भी हो सकती है। और जो मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं वो जो होते हैं वो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं, और जब भी वो रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करेंगे। इससे अलावा जो है हम रेट ऑफ जो बबल्स की फॉर्मेशन का रेट अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मिलता है, मतलब किस में जल्दी फॉर्म हुआ, तो वो हमको किस में मिलता है, वो मैग्नीशियम में मिलता है। तो और रिएक्शन कैसी होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो मैग्नीशियम सबसे पहले, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, देन जिंक और देन आयरन आता है। मतलब यहाँ तक हम एटलीस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो पता कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मेटल जो है। यहाँ पर इन केस में मैंने बोला था आपको कि सोडियम पोटाशियम इज मोर रिएक्टिव, बट आफ्टर दैट कि अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम उसके बाद आता है, फिर एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं एल्युमिनियम आ रहा है, देन जिंक आ रहा है, फिर उसके बाद आयरन आता है। और इन केस अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होते और टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तो इससे जो है आप ये देख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं जो कॉपर है वो HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करता है।
तो अभी इससे अलावा एक चीज़ जो लास्ट जो आपको पता होनी चाहिए आज के लिए, ये आपको फर्दर भी हायर क्लासेस में भी काम आएगी, एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया जो होता है, हम इसको जो है लैटिन जो वर्ड है, मतलब हम इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, एक कंसंट्रेशन हम लेते हैं, मतलब एक रेशियो हम लेते हैं HCl की और नाइट्रिक एसिड में। अगर हम देखें इसमें हम इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं नाइट्रिक एसिड और HCl से। पहले हमें क्या लेना है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड ही नाइट्रिक एसिड, और उनकी रेशियो कैसी रहती है 3:1, मतलब 3 ml हम कंसंट्रेटेड HCl लेंगे और 1 ml हम जो है नाइट्रिक एसिड लेंगे, और इन दोनों को हम डिसोल्व करते हैं, मतलब ये रेशियो लेकर। और ये क्या है, इसके अंदर इवन गोल्ड तक डिसोल्व हो सकता है, मतलब बाकी जो मेटल है चाहे वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो एक्वारीजिया ऐसा हमारे पास है जिसमें गोल्ड जो है वो भी डिसोल्व हो जाता है। कि जैसे मैंने कहा कि इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो alone, it is highly corrosive एंड फ्यूमिंग। देखिए इसका मीनिंग क्या है इस लैंग्वेज का, इसका मतलब ये है, मैंने ये कहा कि सबसे पहले आपको बात कि एक्वारीजिया क्या है। एक्वारीजिया क्या है, हमने कंसनट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड को, दोनों को, एक को 3 ml लिया है, HCl को, नाइट्रिक एसिड को 1 ml लिया है, दोनों को हमने लेकर क्या है, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेकर एक बीकर में हमने डाल लिया, तो जो बना हमारे पास वो क्या है, एक्वारीजिया। और उसके अंदर आप गोल्ड डालोगे तो वो डिसोल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्या क्या कह रहे हैं आगे कि गोल्ड भी जो है उसमें डिसोल्व हो जाता है, इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन, मतलब कि कोई और एसिड जो है ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक्वारीजिया ही ऐसा कर सकता है। और इससे अलावा अगर ये आपके हाथ पर गिर जाता है, देखो दोनों कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl है, तो अगर आपके हाथ पे गिर गया तो हाईली कोरोसिव है, आपकी स्किन को जो है ये डैमेज कर देगा। तो इसलिए हमें विद केयर इसको बनाना होता है और विद केयर इसको यूज करना होता है। और फ्यूमिंग होता है, मतलब इसमें से फ्यूम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए है। आज के लिए सिर्फ हमने ये 3 टॉपिक लिए कि मेटल जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर, वाटर के कांटेक्ट में आने पर या एसिड के कांटेक्ट में आने पर क्या क्या रिएक्शन दिखाता है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।